हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं राजा यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब परिवार SWR ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए पूरा ब्रह्मास्त्र लेकर आए हैं। कह रहे होंगे आप ब्रह्मास्त्र, तो हाँ, क्योंकि प्यारे बच्चों आज हम आपको इस पेपर का पूरा सॉल्यूशन भी कराने वाला हूं। ठीक है, यह पेपर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह 2025 की बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप इसे तैयार कर लीजिएगा, यहीं से पूरा क्वेश्चन आपके लिए आएगा। ठीक है, आज हम आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन सहित कराएंगे। इस पेपर को पूरा सॉल्यूशन सहित कराएंगे, तो आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं, क्योंकि जब तक है आपके साथ राजा यादव सर, तब तक आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। आइए पहले हम देखते हैं पूरे पेपर को, फिर पहले पेपर का हम देखते हैं क्या नोट्स देखते हैं, क्या क्या कह रहा है, फिर उसके बाद एक एक करके पूरा सॉल्यूशन हम देखेंगे। कह रहा है प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। देखिए निर्देश 1 में क्या कह रहा है कि संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भाग यानी खंड का और खंड खा में विभाजित है। दोनों खंड में सभी प्रश्नों के उत्तर देना क्या है, अनिवार्य है। सभी प्रश्नों के उत्तर देना अनिवार्य है। तो आइए देखते हैं एक एक करके सभी महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आपको आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में अच्छे खासे नंबर का आएगा। तो आपको प्रश्न किस प्रकार लिखना है, आइए हम दिखा देते हैं। कह रहा प्रेम माधुरी पत्रिका की देखिए माधुरी पत्रिका किस युग में प्रकाशित हुई थी। तो हम आपको बता दें प्यारे रसगुल्लों, जो माधुरी पत्रिका थी वो क्या भारतेंदु युग में हुई थी, या द्विवेदी युग में हुई थी, या शुक्ल युग में हुई थी, या शुक्लोत्तर युग में हुई थी। तो जो माधुरी पत्रिका है वह द्विवेदी युग में प्रकाशित हुई थी। ठीक है, शेखर एक जीवनी है। क्या है, शेखर एक जीवनी है। इसके लेखक कौन है, क्या जयशंकर प्रसाद जी हैं, प्रेमचंद्र जी हैं, अज्ञे जी हैं, या हमारे कह सकते हैं कि बेनीपुरी राम वृक्ष बेनीपुरी हैं। देखिए आपको कुछ आंसर इसी प्रकार से लिखना रहेगा। आप यहाँ लिखेंगे बहुविकल्पी प्रश्नोत्तर। ठीक है, यहाँ लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर खंड का नंबर 1। जैसे कि इसमें देखिए शुक्ल युग गलती से लिख दिया गया, तो यहाँ लिख लीजिएगा आप द्विवेदी युग। क्या लिख लीजिएगा, द्विवेदी युग। ठीक है, द्विवेदी युग लिख लेंगे। तो फिर देखिए दूसरा नंबर क्या कह रहा था क्वेश्चन कि इस देखिए यहाँ देखिए शेखर एक जीवनी है के लेखक कौन है, शेखर एक जीवनी है तो इसके लेखक कौन है, अज्ञे जी हैं। अगर आप इसे सही कर देंगे तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 1 नंबर। ठीक है, फिर देखिए दूसरे नंबर में क्या कह रहा है, कफन किस विधा की रचना है। क्या का उपन्यास विधा की रचना है, या का नाटक विधा की रचना है, या संस्मरण विधा की रचना है, या कहानी विधा की रचना है। तो आपको पता होना चाहिए किस विधा की रचना है। नहीं पता रहेगा तो इसे आप जरूर से जरूर अपने कह सकते हैं कि बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन सी विधा की रचना है कफन। तो हमारा देखिए इस प्रकार उत्तर लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर गा। प्रश्नोत्तर नंबर गा लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे कि कफन जो है किस विधा की रचना है। तो लिखेंगे आप इसे, जैसे यहाँ देखिए तीसरा नंबर है तो यहाँ लिख देंगे तीसरा नंबर, नहीं तो यहाँ गा लिखे ही है तो तीसरा लिख के यहाँ कहानी है तो यहाँ लिख देंगे कहानी। अगर आप लिख देंगे तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 1 नंबर। कितने मिल जाएंगे प्यारे बच्चों, 1 नंबर मिल जाएंगे। उसी प्रकार देखिए तीसरा क्वेश्चन हो गया है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि महिला आंचल उपन्यास है। क्या आंचलिक उपन्यास है, ऐतिहासिक उपन्यास है, या मनोवैज्ञानिक उपन्यास है, या धार्मिक उपन्यास है। तो हम आपको बता दें, यहाँ देखिए आप प्रश्नोत्तर नंबर ऐसे डालिएगा, प्रश्नोत्तर नंबर घा इस कौन सी विधा की रचना है, तो यह आंचलिक विधा की रचना है। अगर आप इसे ऐसे सही कर देंगे प्यारे बच्चों तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 1 नंबर। उसी प्रकार देखिए अंधा युग किस विधा की रचना है। क्या कह रहा है, अंधा युग रचना के लेखक कौन हैं। धर्मवीर भारती हैं, राम कुमार वर्मा जी हैं, मोहन राकेश जी हैं, या जयनेंद्र कुमार जी हैं। कौन हैं, जैसे कि आपको पता है जो यहाँ पर अंधा युग की रचनाकार कौन है, धर्मवीर भारती हैं। आप ऐसे टिक कर देंगे। अगर आपका आंसर सही रहेगा तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 1 नंबर। उसी प्रकार देखिए आइए देखते हैं प्रश्नोत्तर नंबर का हो गया। अब आइए देखते हैं खा नंबर।
आइए देखते हैं दूसरा नंबर क्या कह रहा है। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी हुई है? क्या अवधी में है, ब्रज में है, या मैथिली में है, या कह सकते हैं कि खड़ी बोली में है? तो यहाँ देखिए आप प्रश्नोत्तर नंबर ऐसे डालेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर खंड खा, यानी कह सकते हैं तो दूसरा का खा नंबर, ऐसे देखिए ऐसे लिखेंगे आप। यहाँ देखिए लिखा है ना 2 नंबर, यहाँ लिखेंगे 2 नंबर, ठीक है। फिर का प्रश्नोत्तर नंबर 2, ठीक है, 2 डालेंगे, फिर यहाँ डालेंगे नंबर का। तो यहाँ देखिए 1 नंबर में आप क्या डालेंगे, तो यह किस विधा की रचना है? तो यह किस भाषा में लिखी गई है? तो यह अवधी भाषा में लिखी गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर आप इतना सही कर देते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 1 नंबर। फिर उसी प्रकार क्या कह रहा है? कह रहा है परमाल रासो का रचना काल है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल। परमाल रासो जो है वह भक्ति काल की रचना काल है। ठीक है, छायावाद छायावाद की रचना नहीं है। क्या नहीं है? छायावाद की रचना जो साकेत है यही छायावाद की रचना नहीं है। घ नंबर देखिए, सुमित्रानंदन पंत नौका विहार कविता की रचना किस स्थान पर किया था? काला काकर, रामगढ़, इलाहाबाद या वाराणसी। तो हम आपको बता दें सुमित्रानंदन पंत ने कुंडा के मानिकपुर के वहीं पास काला काकर स्थान है, वहीं पर उन्होंने नौका विहार की नामक रचना की थी। उसी प्रकार देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि वेदना की प्रतिमूर्ति किस कवित्री को कहा जाता है? तो हम आपको बता दें प्यारे रसगुल्लों, जो वेदना की प्रतिमूर्ति कही जाती हैं वह एकमात्र कवित्री महादेवी वर्मा जी को ही कहा जाता है। अब आइए इस क्वेश्चन को हम आपको करके दिखाते हैं, समझाते हैं। हमने बहुत सारे सेट को करवाया, तब आपका कमेंट आ रहा था सर हमें इसका पूरा आंसर सहित बताइए, तो इसीलिए हम आपको आंसर सहित इसका सॉल्यूशन सहित लेकर आए हैं। तो क्या क्वेश्चन का तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कह रहा है जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तदास्त में प्राप्त किया है। इस प्रकार आपको 5 लाइन का दिया रहेगा पैराग्राफ, उसमें 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे। जन का प्रवाह किस तरह होता है तो हम आपको दिखा रहे हैं, इसी प्रकार आपको लिखना रहेगा। तो यहाँ देखिए क्या कह रहा है, जन का प्रवाह किस तरह होता है? तो जन का प्रवाह संस्वाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह होता है। किस तरह होता है? तो जन का प्रवाह संतत्वाही जीवन के नदी के समान होता है। अगर आप ऐसे कर देते हैं तो आपका क्वेश्चन सही हो जाता है और आपको मिल जाते हैं पूरे के पूरे 2 नंबर। उसी प्रकार देखिए आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, हम आपको समझाने के लिए क्वेश्चन लिखे हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ क्या कह रहा है? पाठ का शीर्षक व लेखक का नाम लिखना है। देखिए दूसरा नंबर कह रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या लिखा है? तो हमने लिखा है कि प्रस्तुत शीर्षक हमारे क्या लिखा? राष्ट्र का स्वरूप है। इसके लेखक कौन है? तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं, नहीं तो आप शीर्षक और लेखक इस प्रकार लिख सकते हैं। तो इनके लेखक का नाम है वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं और शीर्षक क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है। और इसी प्रकार आप अंडरलाइन कर देंगे तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 2 नंबर। ठीक है प्यारे रसगुल्लों। फिर देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो यहाँ से यहाँ तक देखिए रेखांकित है ना, तो इसी की व्याख्या करना है। कह रहा है अग्रवाल जी बताते हैं कि, इस प्रकार आप लिख सकते हैं, नहीं इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि अग्रवाल जी के द्वारा या वासुदेव अग्रवाल शरण अग्रवाल जी के द्वारा, ठीक है, जन का प्रवाह अनंत काल से है और उसे देवताओं से लाया गया है या देवताओं के द्वारा लिया गया है। तो आप अगर ऐसे कर देते हैं इतने अच्छे क्वेश्चन, देखिए हमने इसलिए सटा के लिखा है क्योंकि पेज की थोड़ा कमी थी, ठीक है, क्योंकि टाइम की बचत हो सके इसीलिए। ठीक है प्यारे रसगुल्लों, और आप थोड़ा इसे आप और अच्छे से लिखिएगा, विस्तार से लिखिएगा। ठीक है, एक पेज में आप 3 क्वेश्चन ही अमवाने की कोशिश करिएगा। अगर आप इसे कर देते हैं तो आपको मिल जाएंगे 2 नंबर पूरे। उसी प्रकार देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है? तो सूर्य की रश्मियों का नित्य प्रातः काल का भुवन की अमृत से भर देती हैं, यही
यही इसका प्रभाव होता है। अगर आप ऐसे कर देते हैं तो आपको मिल जाएंगे 2 नंबर। और ऐसे अगर आपको बूंद बूंद कम नंबर होकर मिलेगा, यानी बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार थोड़ा थोड़ा नंबर मिलता गया तो आपको अच्छा खासा नंबर मिल सकता है। उसी प्रकार देखिए 5वां क्वेश्चन यहाँ देखिए क्या कह रहा है, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तदात्म्य स्थापित किया है। तो यहाँ देखिए राष्ट्रीय जन ने सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ तदात्म्य प्राप्त किया है। अगर आप ऐसे क्वेश्चन का आंसर लिख देंगे रसगुल्लो प्यार रसगुल्लो, तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 2 नंबर। तो ये हुए आपके, देखिए ये हुए आपके 10 नंबर वाले प्रश्न, जो कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छे खासे नंबर के और बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये भी नहीं आ रहा है तो यहाँ देखिए अथवा लिखा है, उसको भी हम आइए समझाते हैं। देखिए अथवा क्वेश्चन दिया है, रमणीयता और नित्य नूतनता अन्यों निश्चित है। तो आप इसी प्रकार पैराग्राफ दिया रहेगा, 5 क्वेश्चन इसमें भी दिए रहेंगे, इससे भी आप लिख देते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 10 के 10 नंबर। ठीक है, अब यहाँ देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क्या करना है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। जैसे कह रहा है, मुझे फूल मत मारो, मैं अबला बाला वियोगिनी, कुछ तो दया करो, विचारो होकर मधु ते मति मीत मदन। तो इस प्रकार आपको पैराग्राफ दिया रहेगा। यहाँ देखिए इसमें भी 5 क्वेश्चन दिया गया है, आइए इसको भी हम करते हैं। तो कह रहा है, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे फेंक दो, तजकर मोह स्मृति के पार। तो इसमें देखिए 5 क्वेश्चन दिया गया है, इसको इस प्रकार लिखना है। क्या कह रहा है, पाठ के शीर्षक व कवि के नाम बताना है। तो इस पाठ का शीर्षक इस प्रकार देखिए आप लिखिएगा, शीर्षक लिख दीजिएगा। ठीक है, शीर्षक, और यहाँ क्या लिख दीजिएगा, यहाँ देखिए फिर से देख लीजिए, शीर्षक लिख दीजिएगा और यहाँ लिख दीजिएगा कवि। ठीक है, तो शीर्षक किस पाठ से लिया गया है, तो इस यहाँ तो यह अभिनव मनुष्य से लिया गया है। किससे, अभिनव मनुष्य से लिया गया है। ठीक है, अभिनव मनुष्य से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, या आप दिनकर भी लिख देंगे तब भी आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 2 नंबर। क्या कह रहा है, विज्ञान को तलवार क्यों कहा गया है या क्यों समझा गया है। तो आइए देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर जी ने विज्ञान को तलवार क्यों कहा है। तो देखिए विज्ञान रहा है कि विज्ञान को तलवार कहने का कारण है कि कवि द्वारा दी गई चेतावनी मनुष्य के अज्ञान शिशु कहने का कारण। और देखिए मतलब इसलिए कहा गया है कि जो विज्ञान होता है वह एक तलवार की भांति होता है, क्योंकि आप जिस प्रकार विज्ञान का यूज करेंगे, अगर सही यूज करेंगे तो सही है, गलत यूज करेंगे तो वह तलवार के समान माना जाएगा। उसी प्रकार देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को क्या चेतावनी दी है। तो कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को चेतावनी देते हुए कहा है कि मनुष्य एक अज्ञान शिशु के समान है, जो कि वह बच्चा कुछ भी न जानते हुए एक खिलौने किसी भी चीज़ को खिलौना समझ के पकड़ लेता है, जिससे उसे आघात पहुंच जाता है। उसी प्रकार मनुष्य भी है, देखिए तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि कवि ने वैज्ञानिक युग के मानव को यह चेतावनी दी है कि विज्ञान का इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए, नहीं तो विनाशकारी हो सकता है। अर्थात जो विज्ञान है उसका इस्तेमाल समझदारी से करना चाहिए, नहीं तो यही विज्ञान हमारे लिए कह सकते हैं कि विनाशकारी हो सकता है या विनाश का कारण भी बन सकता है। तो यही कवि कहना चाहते हैं, किससे, तो विज्ञान के मनुष्य से कहना चाहते हैं। प्यारे बच्चे चौथा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मनुष्य को अज्ञान शिशु क्यों कहा गया है। तो क्वेश्चन कह रहा है मनुष्य को अज्ञान शिशु इसलिए कहा गया है क्योंकि वह विज्ञान के जो दुष्प्रयोग होता है उसको पूरी तरह नहीं समझता है, अर्थात बिना पूरी तरह समझे ही वह विज्ञान का प्रयोग कर लेता है। जिस प्रकार एक जो छोटा शिशु होता है जो कि फूल
में कांटे लगे रहते हैं, परंतु उसे नहीं पता रहता है कि उसमें कांटे हैं। वह पकड़ लेता है, उसे कांटे गड़ जाते हैं। ठीक उसी प्रकार जो विज्ञान है, उसी को अगर उसका संभल के इस्तेमाल नहीं किया गया तो वह हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए विज्ञान ने मनुष्य को शिशु के समान माना है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों हमने 4 क्वेश्चन कर लिया है। 5वां क्वेश्चन है रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ जो रेखांकित पंक्ति है क्या लिखा है, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी यह धार। तो इसे आप अपने से कर लीजिएगा, क्योंकि आप इतने दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं, साल से, आप इसको अवश्य कर लेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं 5वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। का नंबर देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी का याद हो, या फिर हरिशंकर प्रसाद जी का, या APJ अब्दुल कलाम जी का। तो आइए हम तीनों में से किसी एक को लिखना रहेगा। तो आइए हम देखते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी का साहित्यिक परिचय कुछ इस प्रकार आपको लिखना है। देखिए इधर इधर आप लाइन खींच लीजिएगा, कुछ जगह कम हो जाएगी तो आपको लिखने में भी सही रहेगा और कम ज़्यादा दिखेगा भी। ठीक है, तो यहाँ लिखना रहेगा। देखिए डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इस प्रकार लिखिए नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म, रचनाएं और उनके द्वारा जो साहित्यिक में योगदान दिया गया उसको भी डाल सकते हैं आप। फिर मृत्यु डाल दीजिएगा। ठीक है, जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, इनके पिता का क्या नाम था, जैनुल था। तो आसम्मा नाम था, क्या था, किनके माता जी का क्या नाम था, सियम्मा था। जैसे जन्म देखिए 15 अक्टूबर 1931 को कहाँ पर हुआ था, तो धनुषकोटी रामेश्वरम और तमिलनाडु में हुआ था। रचनाएं लिख सकते हैं इंडिया 2020, और यहाँ देखिए द विंग्स ऑफ फायर मैन आदि बहुत सारी रचनाएं हैं। और इनकी मृत्यु कब हुई थी, तो इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 को हुई थी। इस प्रकार आप लिख देंगे। तो इसे अगर क्वेश्चन में आप कर देंगे तो इस प्रकार जान जाएगा एग्जामिनर कि बच्चा समझदार है, यहीं पर से पूरा चेक कर देगा। और ज़्यादा आपका भले भी बीच में कुछ और लिखेंगे रहेंगे तब भी ज़्यादा नहीं चेक करेगा, चेक करके 5 नंबर दे के आगे बढ़ जाएगा। जितने नंबर का रहेगा देकर आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, देखिए आप जीवन परिचय डालिएगा कुछ इस प्रकार। क्या कह रहा, कलाम जी का जन्म तमिलनाडु के रामेश्वरमपुरम में 15 अक्टूबर 1931 ईस्वी को एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम है। ठीक है, कलाम था। ये अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। ठीक है, कलाम जी के घर की स्थिति ठीक न होने के कारण से पढ़ाई के साथ साथ 2 काम करते थे। ठीक है, और उसी पैसे से अपनी पढ़ाई की ज़रूरतें को पूरी करते थे। ठीक है, यही करते हुए 27 जुलाई 2015 को इनका देहांत हो गया। ठीक है, देहांत हो गया था। ठीक है, प्यारे सुन लो। अब उसके बाद देखिए डालिएगा साहित्यिक परिचय। इतना हमारा जीवन परिचय हो गया, यहाँ से डालिएगा साहित्यिक परिचय। क्या, कलाम जी शादी नहीं किए थे। ठीक है, इन्होंने मतलब आज पूरा आजीवन जिंदगी भारत के लिए व्यतीत किया और इन्होंने शादी नहीं किया था। ये अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ये DRDO के वैज्ञानिक के रूप में यहाँ जुड़े। इन्होंने प्रारंभ में एक हेलीकॉप्टर का योगदान दिया। कलाम जी का मिसाइल मैन भी कलाम जी को यहाँ देखिए, कलाम जी को मिसाइल मैन नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने अग्नि मिसाइल जैसी पृथ्वी पर देखिए, अग्नि मिसाइल, पृथ्वी पर मिसाइल, देखिए अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल थी। ठीक है, लाया है। ये भारत के 11वें राष्ट्रपति भी रहे। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ रचनाएं लिख दीजिएगा, जैसे इंडिया 2020, द विंग्स ऑफ फायरमैन, अग्नि की उड़ान, आरोपण आदि इनकी रचनाएं मानी जाती हैं। ठीक है, ये हुआ हमारा अब्दुल कलाम जी का साहित्यिक परिचय। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनके प्रमुख कृति का उल्लेख कीजिए। अधिकतम कितना कर रहा है, सब सीमा 80 वर्ड होनी चाहिए। चाहे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का लिखिए, जयशंकर प्रसाद जी का लिखिए, या आज्ञा जी का लिखिए। तो हमने आपके लिए लेकर आए हैं हम जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक परिचय। आइए देखते हैं। नाम लिखेंगे, पिता का नाम, रचना, इस प्रकार आप लिख देंगे। जैसे जयशंकर प्रसाद, इनके पिता का नाम देवी प्रसाद,
जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी को। काशी लिख सकते हैं, काशी बनारस लिख सकते हैं इनके। और ठीक है, यहाँ रचनाएं तितली, इरावती, कंकाल आदि थी। मृत्यु कब हुई थी? सन 1937 ईस्वी को हो गई थी। फिर डालेंगे जीवन परिचय, तो प्रसाद ऐसे लिखेंगे, प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी को हुआ था। इनके पिता का नाम बाबू देवी प्रसाद था। यह इनकी 3 शादियां हुई थी। ठीक है, आप प्रमुख लिख दीजिएगा, क्योंकि इतना एग्जामिनर के पास टाइम नहीं रहेगा कि एक एक वर्ड चेक करेगा। ठीक है, हुई थी। इनके कुछ साल बाद इनकी पत्नी की देखिए यहाँ पर पत्नी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मृत्यु हो गई थी। इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। फिर इनके भाई और भाभी की भी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद इनका तंबाकू का जो व्यापार था, कारोबार था, फिर ठप हो गया था। और बाद में यह सब करते हुए यह क्षय रोग के शिकार हो गए थे। इसी से पीड़ित होकर इनका निधन सन 1937 ईस्वी को हो गया था। ठीक है, इसी प्रकार आप लिखेंगे नीचे साहित्यिक परिचय डालेंगे, और वहाँ लिखेंगे क्या? जयशंकर प्रसाद जी बहुत ही कठिन संघर्ष किए थे। उनके ऊपर बहुत मुसीबतें पड़ी थी। ये बहुत सारी रचनाएं की, जैसे उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, निबंधकार हो गया, आदि बहुत सारी रचनाएं की। जयशंकर प्रसाद जी की 2 पत्नी पहले ही मर चुकी थी। आइए देखते हैं आगे। और उनका बहुत सारा योगदान भी था। देखिए, उनका बहुत सारा योगदान था हमारे हिंदी साहित्य में। ठीक है, फिर देखिए हम बोल रहे हैं, इसको लिख लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा यहाँ पर रॉन्ग है। तो वहाँ पर देखिए इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, जैसे तितली हो गया, इरावती हो गया, और इन्होंने साहित्य में योगदान दिया, जिससे जयशंकर प्रसाद जी को बहुत लंबे समय तक इनको याद भी किया जा रहा है और किया जाता रहेगा। ठीक है, उस प्रकार लिखकर इनकी रचनाएं लिख दीजिएगा, तितली, इरावती, कंकाल आदि। देखिए क्वेश्चन थोड़ा बहुत गलत हो सकता है, परंतु आप इतने साल साल भर से तैयारी कर रहे हैं, तो आप अवश्य तैयार कर लिए होंगे। ठीक है, तो आपको उम्मीद है यह वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। आइए देखते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि लाठी कहानी की कथा वस्तु सार लिखिए, अथवा ये नहीं आ रहा तो ध्रुव कहानी का उद्देश्य लिखिए। तो हमने लाठी कहानी आपके लिए लिख कर आया है। देखिए, लाठी कहानी कथा वस्तु। शिवानी जी कहती हैं कि लाठी को बहुत सारी मुसीबतें सहनी पड़ी, क्योंकि वो शादी के बाद कप्तान को बसरा देखिए कप्तान को, जो कप्तान था उनका कहाँ चला गया था? बॉर्डर पे चला गया थे जाता है। तो उसकी सास ससुर और ननद जी जो होती हैं ताने सहे, और अंत में जाकर वो बीमार हो गई। और देखिए सैनिटोरियम जो अस्पताल था वहाँ पर 4 पाई पर पकड़ ली। कप्तान आता है और उसे हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराता है, पर डॉक्टर के जवाब दे दिया। तो जिंदगी से लेकर घर तक सारा काम करती रही। और बाद में वो, जैसे कि आपको पता ही है, बाद में वह लाठी कुछ न पाकर बाद में वह नदी में छलांग लगा देती है, परंतु वो उसकी मृत्यु नहीं होती है, तथा वह बचा ली जाती है। और देखिए यहाँ पर दिया गया है, जिंदगी से एक हार कर वो नदी में कूद कर जान देने चली जाती है, परंतु इसे कुछ नहीं होता है, वह जीवित रहती है। कप्तान 16-17 वर्ष के बाद वह लाठी को मिलता है। कहाँ पर मिलता है? तो नैनीताल में घूमने जाता है अपनी दूसरी पत्नी के साथ, तो वहाँ पर वो मिलता है और बानों को लाठी के रूप में जीवित देखता है, परंतु उसे अब ना दिखाई देता है और ना सब कुछ कह सकते हैं कि सब कुछ भूल चुकी होती है, उसकी सारी स्मृतियाँ मिट चुकी होती हैं, जिससे अब वह बहुत दुखी होता है, परंतु कुछ कर नहीं सकता है। ठीक है, ये हुआ हमारा कथा वस्तु। ठीक है, कथा वस्तु आप इतना तैयार कर लेते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 5 नंबर। ठीक है प्यारे रसगुल्लों, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है।
देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के प्रश्न के उत्तर दें, अर्थात जहाँ मुक्ति दूत लिख लें, सत्य की जीत लिख लें, आपके जिले में जो आता हो। जैसे हमारे जिले प्रयागराज में आलोक वृत्ति आती है, इसमें क्या कह रहा है, आलोक वृत्ति की कथा वस्तु का सार लिखिए या आलोक वृत्ति खंड काव्य के आधार पर गांधी जी का चरित्र की विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो आइए देखते हैं हमारे को यही हमारे दोनों आ सकता है। आइए देखते हैं। कुछ इस प्रकार आपको देखिए यहाँ पर ऐसे डालना है, क्या डालना है, हेडिंग डालना है, प्रश्नोत्तर नंबर 7 आलोक वृत्ति खंड काव्य, ठीक है। फिर यहाँ लिखेंगे गांधी जी का चरित्र चित्रण। देखिए आलोक वृत्ति खंड काव्य के आधार पर गांधी जी के चरित्र चित्रण की विशेषता इस प्रकार है, ठीक। इस प्रकार डालेंगे आप और यहाँ देखिए हेडिंग डालेंगे क्या, सत्यवादी। गांधी जी एक सत्यवादी महापुरुष थे। वे सत्य और अहिंसा के आधार पर ही गांधी जी ने ये देश को आज़ाद कराया, इसीलिए गांधी जी को सत्यवादी भी कहा जाता है। ऐसे लिख देंगे तो आपको एग्जामिनर नंबर देगा, आगे बढ़ जाएगा। फिर उधर देखिए कुशल राजनीतिज्ञ लिखेंगे। तो गांधी जी एक कुशल राजनीतिक भी थे। वे अंग्रेजों द्वारा बनाए गए षड्यंत्रों को पहले से ही समझ जाते थे और उनसे हमेशा एक कदम आगे रहने का प्रयास करते थे। देखिए कितनी अच्छी बात लिखी है ना। फिर उसके बाद देखिए कुशल वक्ता एवं नेता। तो गांधी जी कभी भी मानव में अंतर नहीं समझा। उन्होंने मतलब कह सकते हैं कि मानव में कभी भेद नहीं किया है, ठीक है। और देश को आज़ाद करने के लिए कठिन संघर्ष भी किए हैं, ठीक है प्यारे रसगुल्लों। तो ऐसे अगर आप लिखेंगे तो आपका अच्छा खासा नंबर मिल सकता है और मिलेगा भी। आपको 90 से 95% लाने से कोई नहीं रोक सकता है अगर आप इस तरह तैयार करेंगे तो, ठीक है। और हमें उम्मीद है आप तैयार भी करेंगे और पूरा याद भी करके जाएंगे और 95% लाकर हमारे चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस का नाम भी रोशन करेंगे। तो प्यारे रसगुल्लों आइए देखते हैं। कुशल वक्ता एवं नेता देख लिए थे, आइए देखते हुए देश प्रेमी भी थे। तो गांधी जी की देखिए आप हेडिंग अगर डालते चलेंगे तो एग्जामिनर आपको देखते ही सब नंबर दे देगा। और कह सकते हैं 7 जितने नंबर का रहेगा 5 नंबर का पहली बात तो पेपर ही रहेगा, ये क्वेश्चन ही रहेगा। तो 5 नंबर देगा और आपको और आगे बढ़ जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, गांधी जी के अंदर देश प्रेम की भावना कूट कर भरी हुई थी। तो वे हमेशा सबको सुख एवं समृद्ध देखना चाहते थे। वे सभी को एकता के सूत्र में बांधने का प्रयास करते थे। ऐसे एग्जामिनर आपको देगा और चेक करेगा और नंबर बढ़ाते चला जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ देखिए लास्ट देखिए क्या कह रहा है, स्पष्ट वक्ता एवं नेता। गांधी जी एक नेता थे। वे अंग्रेजों से लड़ने के लिए रोजाना नई राजनीति, देखिए राजनीति यहाँ होगा, देखिए नई रणनीति होता है यहाँ पर, नीतियाँ बनाते थे और उनसे हमेशा एक कदम आगे ही रहते थे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांधी जी एक कुशल नेता और सत्यवादी देश प्रेमी और एवं नेता थे। इस प्रकार आपको अगर आप लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर 5 में से 5 नंबर दे देगा और आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो आप हमेशा सजा कर ही और अच्छे से ही लिखिएगा जिससे आपका अच्छा से अच्छा नंबर आ सके। आइए देखते हैं 8वां क्वेश्चन कह रहा है खंड खा का 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चाहिए वाला कर लीजिए कि दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद लिखना है, ठीक है। पहले संदर्भ लिखेंगे फिर उसके बाद इसका अनुवाद लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि हम आपको दिखा दे रहे हैं, चाहे इसका लिख लीजिएगा चाहे इसका लिख लीजिएगा। तो जैसे अगर आप इसको लिखिएगा तो कुछ इस प्रकार लिखिएगा, कैसे, यहाँ देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 8 का अथवा लिखिएगा, ठीक है। अगर नीचे वाला लिखना रहेगा तो देखिए संदर्भ इसका देखिए कह रहा है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग से लिया गया है और इसे देखिए जात कथम यानी कह सकते हैं उल्लूक जातकम से लिया गया है, से अवतरित है, ठीक है। जातक कथा जो होती है जात कथम से अवतरित है। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको मिल जाएंगे 2 नंबर, ठीक है। अब आइए इसका अनुवाद करते हैं। कह रहा है अतीते प्रथम कल्पे जनः एकास्मिन् सौभाग्यम देखिए सर्वकार परिपूर्ण पुरुषम राजकुर्वान्। अतः अतीत
काल में प्रथम जन्म में मनुष्य में सुंदर, देखिए यहाँ देखिए हमने आपके लिए लिख कराया है, अतीत में प्रथम जन्म जैसे मनुष्य में सुंदर और ताकतवर व्यक्ति क्या होता है, चतुर व्यक्ति क्या होता है, तो वह महापुरुष राजा कहते हैं। उसी प्रकार चार पैरों वाले में जैसे जानवर में जैसे शेर होता है जो बलवान होता है, ताकतवर होता है, बुद्धिमान होता है, वो राजा कहलाता है। उसी प्रकार मनुष्य में राजा बनाया गया है और जानवरों में भी राजा बनाया गया है। परंतु क्या होता है आइए देखते हैं। ततः शकुनिगढ़ हिम प्रदेश, तब शकुनिगढ़ माने पर्वत पर एक पत्थर पर सभी पक्षीगण एकत्रित होते हैं और क्या कहते हैं, मनुष्य राजता प्रजते चार चार चतुष्पदेन चह, मतलब कि मनुष्यों में भी एक राजा हो गया है, चार पैरों वालों में भी एक राजा होता है। तो अस्माकम पुरंतरे राजा नस्ति, हमको भी एक राजा का चयन कर लेना चाहिए जिससे जो हमारे पक्षीगण का देख रेख और पक्षीगण का नियंत्रण कर सके, वही कहना चाहता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए प्यारे बच्चों, पहले देखते हैं खा नंबर क्या रहा, दिए गए श्लोकों में किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद लिखिए। तो इसको हम आपको ऐसे ही बता दे रहे हैं। इसमें आप क्या लिखेंगे पता है, आप लिखेंगे दिए गए, क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, हम बता रहे हैं मिनट। इसका संदर्भ कुछ इस प्रकार लिखिएगा कि देखिए क्या कह रहा है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड काव्य के एक श्लोक सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। देखिए कुछ भी पाठ, जो भी पाठ होता है होगा उसमें से आप डाल लीजिएगा। हम तो आप इस प्रकार आप लिखिएगा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड काव्य सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, लिया गया है तो श्लोक आप डाल दीजिएगा। ठीक है, श्लोक संस्कृत के श्लोक सुभाषित रत्नानी नामक पाठ से लिया गया है। देखिए कोई भी पाठ होगा हम आपको समझा रहे हैं बस। ठीक है, आप इसका अन्यथा मत लीजिएगा। जैसे जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्व घटा सा हेतु सर्व विद्यानम धर्मस्य च धनस्य च। ठीक है, जिस प्रकार कह रहा है, इस प्रकार अनुवाद में इस प्रकार लिखेगा कि जिस प्रकार जल की एक एक बूंद से घड़ा निरंतर एक एक बूंद गिरने से घड़ा भर जाता है, ठीक उसी प्रकार एक एक चीज याद करने से, थोड़ी थोड़ी विद्या अर्जित करने से एक दिन हमारी विद्या में इतनी बढ़ोतरी हो जाती है कि हम किसी से भी कह सकते हैं, किसी से भी क्या कर सकते हैं, प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, या हमारी विद्या का जो विशाल रूप है वो हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए ये अथवा है, इसे आप अपने से कर लीजिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं 9वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है लोकोक्तियों एवं मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखना है। जैसे मुंह फुलाना या हाथ पीले करना, दाल में कुछ काला होना, या कह सकते हैं सावन हरे न भादों सूखे। तो हम आपको इसको बता दे रहे हैं। ठीक है, क्या बता दे रहे हैं, चारों में से जो आप कहिए उसको बता दें। तो आइए देखते हैं, हम चौथा आपको बता दे रहे हैं। आप इस प्रकार लिखिएगा सावन हरे न भादो सूखे, तो लिख दीजिएगा सदैव एक जैसे रहना, अर्थात जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो बुरी परिस्थिति हो चाहे अच्छी परिस्थिति हो हमेशा एक समान ही रहते हैं। इसी को कहते हैं सावन हरे न भादो सूखे। ठीक है, इसमें सिर्फ एक करना था। ठीक है प्यारे बच्चों, अब आइए देखते हैं अपठित गद्यांश क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ये अपठित गद्यांश है। अपठित गद्यांश से संबंधित दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखना है, क्योंकि इसमें आपको मतलब ऐसा पद्यांश रहेगा जो कि आपको गद्यांश रहेगा जो कि आपको पढ़ा नहीं रहेगा ना, तो आपकी बुक में रहेगा। ये अपने मतलब कह सकते हैं कि ऐसा गद्यांश जो बिना पढ़ा हुआ हो हमसे। ठीक है, जैसे इसमें देखिए 3 क्वेश्चन है, इसको उत्तर देना है। कह रहा प्रवृत्त निवृत्त के चक्कर में फंसा मनुष्य क्यों रुक जाता है। तो यहाँ देखिए हमने आपके लिए लिखा है, इस प्रकार आप डालिएगा प्रश्न उत्तर नंबर 10 का फर्स्ट। प्रवृत्त निवृत्त के चक्कर में फंसा मनुष्य को द्वंद्व से थका मरता है। अर्थात यहाँ देखिए आपको यहाँ लिखा होगा, यह प्रवृत्त और निवृत्त का चक्कर उसको द्वंद्व से थक मारता है। इस संसार को अभी भी राग भाव से वह चाहता है, इसी कारण वह क्या होता है, इसी प्रकार से क्या होता है, वो रुक जाता है, वो कह सकते हैं ठहर जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, प्रेम और ईर्ष्या की वासनाओं में पड़कर मनुष्य की स्थिति कैसी हो जाती है। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं।
देखिए कुछ इसका इस प्रकार आंसर होगा। कह रहा है प्रेम और ईर्ष्या की वासनाओं में अंत फंसकर मनुष्य अंत में झुलझुलाहट और छटपटाहट की हाथ लगती है, अर्थात वह उसका पूरा मन जो होता है और उसका जो तन होता है उसको कुछ समझ में नहीं आता है कि अब वह क्या करे, जिससे पूरा शरीर झंझना उठता है और मन कह सकते हैं कि छटपटा उठता है उसे अपने प्रेम को पाने के लिए। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं रेखांकित अंश की व्याख्या। कह रहे हैं नई इच्छाएं हैं और नई विधियां हैं और उसे प्रवृत्त साफ सुथरा रखना चाहते हैं। प्रवृत्त मतलब जो होता है मन होता है। उस प्रकृति से वह थक हार कर रह जाता है और थका मर जाता है। ठीक है, इसे ही कहते हैं, क्या कहते हैं प्यारे बोलो, इसे ही कहते हैं। देखिए यहाँ पर इस रेखांकित अंश की व्याख्या यही होती है। ठीक है, और इसका यही होता है कि वह निवृत्त चाहता है, अर्थात वह चाहता है कि उसका जो प्रेम है वह दोनों तरफ से ठीक हो जाए, अर्थात कोई भी अब वह द्वेष भाव ना रहे। ठीक है, आइए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही चयन करके लिखिए। कह रहा व्यसन और वसन, वसन और व्यसन। व्यसन माने क्या होता है और व्यसन माने क्या होता है, आइए देखते हैं। और व्यसन क्या होता है, क्या विवश और व्याकुलता होता है, वस्त्र और आदत होता है, कवच और भोजन होता है, अवधि और विस्तार होता है। तो वसन माने क्या होता है, वसन माने होता है कपड़ा, व्यसन माने होता है आदत करना। कहते नहीं ये सिगरेट की व्यसन करता है, अर्थात सिगरेट की लत में आ गया, सिगरेट की आदत में आ गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है, उसी प्रकार अन्न और अन्य, अन्न और अन्य। तो अन्न माने क्या होता है, अनाज होता है, और अन्य माने होता है दूसरा कोई, या कह सकते हैं कि दूसरा कोई या दूसरा। तो इसका पहला ऑप्शन यानी ऑप्शन नंबर आ जो अनाज और दूसरा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं ख नंबर क्वेश्चन क्या है। ख नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। चपला, जीवन और शिव। शिव, चपला, जीवन। देखिए एक का निकालना है, जहाँ चपला निकाल लीजिए। चपला में से होता है बिजली, क्या होता है, बिजली होता है, और चपला में से होता है रोशनी भी, या होता है रोशनी भी होता है। ठीक है, ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर ख। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर का क्या कह रहा है। निम्नलिखित वाक्यांशों में से किसी एक का सही शब्द का चयन करके लिखिए। जो शिक्षा देता हो, तो जो शिक्षा देता हो उसे क्या कहेंगे प्यारे बच्चों, उसे कहेंगे हम शिक्षक। ठीक है, जो सब कुछ जानता हो तो उसे हम क्या कहेंगे, क्या सर्वज्ञ होगा, महापुरुष होगा, तपस्वी होगा, ब्राह्मण होगा। तो सब कुछ जानने वाला अर्थात सर्वज्ञ होगा। तो देखिए घ नंबर देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। मैं भोजन कर लिया हूँ, तो मैं भोजन कर लिया हूँ नहीं, यहाँ होगा मैंने भोजन कर लिया है, मैंने भोजन कर लिया है। ठीक है, इसका सही आंसर ये होगा। फिर दूसरा क्या है, मेरा बड़ा भाई आ गया है, तो मेरा बड़ा भाई नहीं आ गया है, मेरे बड़े भाई आ गए हैं, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, उसी प्रकार आप इसको ये जैसे सूरज पूरब से निकलता था, नहीं सूरज पूर्व से निकलता है। उसी प्रकार देखिए संयोग रस अथवा करुण रस का लक्षण सहित उदाहरण सहित लिखना है। तो आइए इसको भी हम देखते हैं। आइए देखते हैं करुण रस किसे कहते हैं। तो प्रश्नोत्तर नंबर 12 का क्या होगा, करुण रस। आइए देखते हैं। इसी प्रकार आप डाल लीजिएगा, हेडिंग इस प्रकार लिखिएगा कि करुण रस का स्थायी भाव शोक है। शोक नामक भाव विभाव और संचारी भाव, शोक नामक स्थायी भाव विभाव और संचारी भाव से संयोग से करुण रस की निष्पत्ति होती है। ठीक है, ये आपको ऐसे कर देंगे तो आपको सही हो जाएगा और एग्जामिनर आपको 2 नंबर देकर आगे बढ़ जाएगा। अब जब तक एग्जामिनर 2 नंबर नहीं देगा जब तक इसका उदाहरण नहीं लिखेंगे। जैसे कहत नटत रीझत खीजत लाजत, इसका नहीं होगा। इसका आप दूसरा उदाहरण लिख लीजिएगा। जैसे मणि खोए भुजंग सी, जननी फंसा पटक रही थी शीश, अंधी आँच बनाकर तुमने मुझको क्या न्याय किया जगदीश। तो इसका ये सही उदाहरण होगा। ठीक है, आप उसे लिख लीजिएगा। इसे आप नहीं लिखिएगा, जो हमने उदाहरण बताया वो लिख लीजिएगा। प्रश्नोत्तर नंबर 12 का ख नंबर देखिए, यमक अलंकार। जहाँ पर किसी व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु के साथ की जाए वहाँ पर यमक अलंकार होता है। जैसे देखिए
जैसे हम बोल दे रहे हैं, इसको नहीं लिखिएगा, जैसे हम बोल दे रहे हैं कि राधा के चरण कमल कोमल के समान हैं, राधा के चरण कमल कोमल कमल के समान है। ठीक है, उस प्रकार लिख लीजिएगा। ठीक है, और देखिए आइए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा दोहा अथवा सोठा छंद लिखिए। ठीक है, दोहा अथवा सोठा छंद लिखिए। तो इससे भी आप लिखें कि सोठा एक सममात्रिक छंद होता है, इसमें 24 मात्राएं होती हैं, प्रत्येक चरण में 11-11 व सम चरणों में 11-11 व विषम चरणों में 13-13 मात्राएं होती हैं। ठीक है, इससे भी आप लिख लीजिएगा, इससे आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 2 नंबर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि अपने गांव अथवा शहर के सफाई हेतु उचित अधिकारी को पत्र लिखना है। ठीक है, अगर आप इसे कर देंगे तो आपको मिल जाएंगे कितने नंबर, पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। कितने नंबर मिल जाएंगे, 6 नंबर। अथवा ये नहीं आया तो इसको लिख दीजिए, विद्यालय में क्या अनुशासन व्यवस्था बनाए रखने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र। तो यहाँ देखिए हम आपके लिए लिख कर आए हैं। तो प्रश्नोत्तर नंबर 13 में क्या कह रहा है, सेवा में स्वास्थ्य अधिकारी श्रृंगबेरपुर प्रयागराज। तो श्रृंगबेरपुर प्रयागराज विषय लिखेंगे, आपके गांव में सफाई हेतु पत्र। महोदय क्या लिखेंगे, महोदय हम आपका ध्यान कुछ समय के यानी कुछ समय या कह सकते हैं दिनों से हमारे गांव की ओर देखिए नहीं देख रहे हैं, अर्थात जो आपके कर्मचारी लोग हैं हमारे, उनका ध्यान हमारे मोहल्ले में और हमारे कह सकते हैं गांव में कुछ दिनों से नहीं है। इसी कारण हमारे क्षेत्र में बहुत गंदगी हो गई है और नालियां में कीड़े मकोड़े भी कह सकते हैं बढ़ गए हैं। रास्ते से गुजरने वाले लोग नाक को बंद करना पड़ रहा है, क्योंकि इतना बदबू आ रही है उस जगह से, तो नाक को बंद करना ही पड़ेगा। जगह जगह पर कूड़े पड़े लगे हुए हैं। हमारे क्षेत्र में कुछ दिनों से सफाई कर्मचारी भी नहीं आ रहे हैं, अतः इसे जल्द ही साफ कराने की कष्ट करें या साफ कराएं, तो नहीं तो बीमारी बढ़ सकती है। कृपया करके सफाई कर्मचारी को नियुक्त करें। आशा है कि आप समझ गए होंगे हमारी बातों को। आशा है, निवेदन है कि आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। जैसे दिनांक आप डाल दीजिएगा जो होगा, जैसे 22 फरवरी 2025 को डाल रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार आप यहाँ डाल दीजिएगा 24 फरवरी, जैसे प्रछाती डाल दीजिएगा का, खा और गा। इस प्रकार अगर आप लिख देते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे कितने नंबर, 6 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है प्यारे रसगुल्लों, कितने नंबर मिल जाएंगे, पूरे के पूरे 6 नंबर मिल जाएंगे। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर भाषा शैली पर सारगीत निबंध लिखिए। आइए देखते हैं, या पर्यावरण पे लिखना है, बेरोजगारी पे लिखना है, नई शिक्षा व्यवस्था पे लिखना है, साहित्य समाज का पथ लिखना है, महिला सशक्तिकरण, वर्तमान भारतीय राजनीति पे। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं यहाँ पर पर्यावरण पर निबंध। देखिए इस प्रकार आप लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 14। इस प्रकार आप बनाएंगे, जैसे प्रस्तावना लिखेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे क्या, पर्यावरण से हमारे देश में बहुत बीमारियाँ फैल रही हैं। जैसे देखिए पर्यावरण प्रदूषण में तो जैसे नए चीज़ों का चल गई है, जैसे हमारे यहाँ पर्यावरण बहुत बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे भट्टे चलाए जा रहे हैं, कारखाने चलाए जा रहे हैं, जिससे यहाँ पर धुएं बहुत हो रहे हैं, इसीलिए पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। इसे को देखिए यहाँ पर देखिए बुरा असर पड़ रहा है, पर इसे कोई समझता नहीं है और इसे कोई अपने माथे लेना नहीं चाह रहा है, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े लोगों की फैक्ट्रियाँ हैं जो कि पैसे देकर मुँह को शांत करा देते हैं। ये भी आप लिख सकते हैं। इसके कुछ मुख्य कारण है, जैसे पर्यावरण प्रदूषण के। देखिए पर्यावरण प्रदूषण इस प्रकार फैला हुआ है कि बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसके विशेषता इस प्रकार जैसे कि ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण जैसी चीज़ों से आ रहा है। देखिए इस प्रकार ध्वनि प्रदूषण लिख दीजिएगा। तो ध्वनि में जो जैसे ध्वनि प्रदूषण इस प्रकार फैले हुए है जगह जगह पर, जैसे कि डीजे बजाना, साउंड बजाना, मोटर गाड़ी चलाना तेज़ी के साथ, कह सकते हैं अब तो साइलेंसर भी आ गए हैं, बहुत तेज़ी के साथ बजते हैं। ये सभी हमारे क्या हैं, ध्वनि प्रदूषण के कारण है, जो कि हमारे कान को बहुत ध्वनि पहुंचाती हैं, जो कि इस प्रकार से बहुत ही कह सकते हैं कि हमारे कान पर असर पड़ रहा है। उसी प्रकार जल प्रदूषण भी देख लीजिए। जल प्रदूषण में भी क्या हो रहा है, जल प्रदूषण इस प्रकार फैला हुआ है जैसे कि नालियों में गंदे पानी का होना, तालाबों में गंदे पानी का होना। यही गंदे पानी जाकर एक दिन नदी मिल जाते हैं और वह नदी को दूषित कर देते हैं, जिससे पिएंगे जानवर तो उनको भी वह भी मृत हो जाएंगे, अर्थात कह सकते हैं वो भी
उनको भी क्षति पहुंच सकती है। तो हमें पानी गर्म करके पीना चाहिए। और जैसे फ्रिज का ठंडा पानी हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि अब CFC गैस भी बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल रही है, जो कि हमारे लिए बहुत ही लाभदायक नहीं हो सकती है, क्योंकि CFC गैस से ओजोन परत को छिद्र लगातार पहुंचाया जा रहा है। इसी प्रकार वायु प्रदूषण लिख लीजिएगा। फिर लिख दीजिएगा पर्यावरण से बचने का उपाय। अगर आप इतना लिख देते हैं तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे 9 नंबर। जैसे पर्यावरण बचने का उपाय, जैसे पर्यावरण से बचने का उपाय इस प्रकार है। हमें डीजे नहीं बजाना चाहिए, सड़कों पर गंदा पानी नहीं फेंकना चाहिए, और कारखानों से निकलने हुआ धुआं ये सभी को क्या करना चाहिए, ये सभी को फिल्टर करके ही क्या करना चाहिए, हमें ये सभी को फिल्टर करके ही नदियों में छोड़ना चाहिए, जिससे क्या हो सके, जिससे हमारा कह सकते हैं कि हमारा साफ रहे, क्या हमारी नदी साफ रहे। और इस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए ताकि हमारे स्वास्थ्य पर बुरा असर नहीं पड़े। और यहाँ लिख दीजिएगा उपसंहार। क्या लिख दीजिएगा? उपसंहार। जैसे पर्यावरण पर गंदे पानी, धुआं, नाला देखिए हमेशा साफ रखना, और पीने का पानी को गर्म करके पीना चाहिए। गाड़ियों से निकलने वाले धुएं को रोक लगाना चाहिए, जिसे डीजे नहीं बजाना चाहिए। पर यहाँ तो कोई समझता ही नहीं है। सही बात है, ठीक है। तो आप इतना अगर लिख देते हैं उपसंहार सहित, तो आपको मिल जाएंगे पूरे के पूरे कितने नंबर बच्चों? तो 9 नंबर मिल जाएंगे। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा प्यारे रसगुल्लों? तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों तक शेयर करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।